नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटी की सीरीज में हम आज कंटिन्यू करेंगे मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आप तक जानकारी पहुँच सके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समय को अनमोल समझते हुए हम लग जाते हैं, हम मिलकर एक नए राष्ट्र, उत्कृष्ट राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र के सपने को साकार करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। तो मंत्रिपरिषद भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है। प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के वास्तविक नेता होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होता है तो निर्वाचन द्वारा या नियुक्त किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट हम चुनाव नहीं करते प्रधानमंत्री का, सांसदों के माध्यम से नियुक्ति की जाती है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं बहुमत दल के नेता को। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल से को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की या 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। तो ये सारे कथन सही हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उस कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। आर्टिकल 75। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य। आमतौर पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। जब वह प्रधानमंत्री चुना जाता था, यह जरूरी नहीं है कि वो किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के अंदर ही किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में से उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु हमेशा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की कितनी होती है, उपराष्ट्रपति की कितनी होती है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होती है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 प्राप्त होनी चाहिए। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो इसके पहले भी बताया गया था कि बहुमत दल का जो नेता होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। चलिए और आगे वीडियो पर आप लगातार कंटिन्यू बने रहें। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। कब तक रहता है? 6 माह तक। भारतीय संसद के संबंध में कथन सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के सब 3 के अनुसार
ये सारे दिए हुए हैं। कैसे सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते, तो वो लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। तीसरा आर्टिकल जो दिया हो 75 और उसका सब आर्टिकल जो 3 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के अंतर्गत सही स्थिति है। उपराष्ट्रपति के वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेगा। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अप्रदस्त मंत्रिपरिषद अपने पद पर नए सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो पर आप लगातार बने रहें, वीडियो को देखें। भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र को विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, तो स्पीकर की। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु तो न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? कम से कम 50 सदस्य तो होने चाहिए। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। लाभ के पद का निर्णय है संघीय। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो संघीय संसद करेगी। आगे चलें। उम्मीद है कि आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो कौन करती है? विधायिका करती है। उत्तर प्रदेश का नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना तो कौन था? कैलाशनाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी थे। इन्होंने भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया और 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री किसे बनाया गया? तो B.R. अम्बेडकर साहब। भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है बजट शब्द। भारत के 12वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? देवे गौड़ा। अब ये कुछ प्रधानमंत्री दिए हुए हैं, उनका कार्यकाल देख लेते हैं क्या है। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 तक से 10 नवंबर 1990। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991। H.D. देवे गौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। इंद्र कुमार गुजराल साहब 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2000 तक। नोट: उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल इस प्रकार है: 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक, 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। यहाँ टोटल बता दिया गया था, लेकिन उसका विस्तार पूर्वक ये बताया गया आपको। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। एक से अधिक बार। भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई
लाल बहादुर शास्त्री की। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था। चौधरी चरण सिंह के कभी भी पैर संसद में नहीं पड़े, किसी संसद में कभी नहीं उपस्थित हुए। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और वह आर्टिकल 352 में। भारत के केंद्रीय मंत्री रहे बीपी सिंह, आर वेंकट रमन, वाई.वी. चौहान और प्रणब मुखर्जी। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। लगातार बने रहिएगा, आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जा रहे हैं। मनमोहन सिंह से संबंध में सही कथन है तो क्या कथन सही है तो देख लेते हैं। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि, ये सभी कथन सही है। कथन मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण संसदीय प्रणाली में मंत्रियों को उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो कुछ इस प्रकार है। अब कथन दूसरा देख लेते हैं। कथन है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो कारण क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो क्या पात्रता रखते हैं? तो कथन गलत है पर कारण सही है। तो ये जो दिया हुआ है आपका कथन, ये गलत है और कारण सही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री के लिए पात्रता रखते हैं। फिर देख लेते हैं एक और कथन। किसी व्यक्ति के उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, कारण वह उसे प्रधानमंत्री कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है तो दोनों सही, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन हमें फंसाने के लिए होते हैं। संविधान संशोधनों में से एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो कौन सा बता रहा है संविधान संशोधन? तो 91 नंबर का संविधान संशोधन केंद्र सरकार के संदर्भ में सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 18 थी। आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित हैं तो श्वेत पत्र। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो आर्टिकल 257। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट पर। अब ये देख लेते हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं। तो मंत्रिमंडल के बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, ये दोनों हैं। अब ये देख लेते हैं कि JL जवाहरलाल नेहरू जी की शांतिवन, LG शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ये सभी के देवासन या अंतिम संस्कार जिस स्थान पर हुए थे वहाँ के दिए हुए पृष्ठभूमि। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। आगे देख रहते हैं कुछ महान्यायवादी और CAG से जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार के को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादियों को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार का प्रथम
विधि अधिकारी समझा जाता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी को भारत के महान्यायवादी के विषय सही हैं, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती हैं। संसद के दोनों सदनों में से बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत का महान्यायवादी है, लोकसभा में कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा किसी समिति का सदस्य है या हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो कानूनी न्यायिक सलाहकार होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, कुछ और महत्वपूर्ण है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता, किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत दिया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था तो भारत के राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष का। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य अधिक सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का द्वारा पालन किया जाता है। भारत के संचित निधि से होने वाली सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं को लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये कैग का काम है। लोक निधि के फलोत्पादक और असंयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग के कार्यालय का महत्व है तो क्या है? तो कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। कैग के प्रतिवेदनों में मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन या कानून का उल्लंघन किया हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उचित कार्यवाही करने में की अंतिम जिम्मेदारी संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होते हुए अपने पद से उसे हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों को और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व में मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया 1976 में। लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन। तो आज हम यहीं पर टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये सभी एग्जामों में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में पकड़ बनाइए और लाइफ में आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।